हाय बच्चों, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल, जहां पे मैं क्लास 10 के एसएसटी और बायोलॉजी आपको पढ़ाती हूँ। साथ में बहुत सारी स्टडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज भी देती रहती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो। आज हम लोग करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये तुम्हारी क्लास 10 इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर है। पहला वाला चैप्टर डेवलपमेंट में ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। इस साल मैं जो भी लेक्चर्स डाल रही हूँ ना, वो ऐसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके नहीं डाल रही हूँ, वन शॉट वीडियोज डाल रही हूँ। तो इन वीडियोज को तुम्हें पता है कैसे देखना है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और फिर 2x स्पीड पे लगा के देखना है। उसके बाद तुम्हें कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है हर बार पेपर से पहले। ना ना, तुम सारे के सारे सवाल कर लोगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आज की क्लास में थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं लाई हूं एक छोटा सा कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए। तो लेक्चर के बीच में मैं तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ बच्चा। 3 क्वेश्चंस, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस होने वाले एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इन तीनों क्वेश्चन का जो बच्चा सबसे सही और सबसे जल्दी आंसर दे देगा, उन बच्चों में से जो 3 टॉप 3 बच्चे होंगे उनका नाम मैं अगले लेक्चर में दिखाने वाली हूँ। अब अगला लेक्चर आने वाला है फॉरेस्ट वाले चैप्टर का, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो फिर आपको ये लेक्चर देखना भी है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके आंसर भी देना है, सबसे सही सबसे जल्दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट कई बच्चों को समझ नहीं आता है कि मैम एक्चुअली इकोनॉमी होता क्या है। हमें ये तो पता है कि क्लास 11 में इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, क्या उसे ही इकोनॉमी बोला जाता है? नहीं बच्चा, उसे नहीं बोलते। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं पैसे का मतलब पैसे की निगरानी करने के लिए। अब मार्केट में पैसे से क्या चीजें होती हैं, अगर आप ओवरऑल देखें कोई दुनिया में, या तो आप पैसे से कुछ खरीद रहे होते हो या तो आप कुछ बेच रहे होते हो और आपको बदले में पैसा मिल रहा होता है। तो ये जो सिस्टम है, जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं चलता है, सिर्फ एक शहर में नहीं चलता, बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमी, जिसमें मार्केट आता है। मार्केट मतलब जहां पे सामान खरीदा या फिर बेचा जाता है। इट कुड बी ऑनलाइन, इट कुड बी ऑफलाइन, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट। बट आप देखोगे तो बेस लेवल पे 2 ही चीज हो रही है, या तो कुछ चीज खरीदी जा रही है या तो कुछ चीज बेची जा रही है। तो इकोनॉमी का मतलब समझ आया, वो सिस्टम जिसमें चीजें बेची या खरीदी जाती हैं, जिसमें मार्केट इन्वॉल्व होता है। अगर दुनिया की इकोनॉमी की बात करो तो ग्लोबल इकोनॉमी बोलोगे या वर्ल्ड इकोनॉमी बोलोगे। इंडिया की इकोनॉमी की बात करो तो इंडियन इकोनॉमी बोलोगे। तो इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ बच्चा, इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज होती है जो तुमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बस मैं रिकैप करा रही हूँ। किसी भी इकोनॉमी के अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बच्चा जो आपको पैसा कमा के देती है। मान लो आप स्कूल में टीचर हो, है ना, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, आप फैशन ब्लॉगर हो, आप कुछ भी हो, आप ऐसे कोई भी काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा बन रहा है, इनकम बन रही है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में मिले, चाहे सर्विस फी के फॉर्म में मिले, चाहे रेंट मिल रहा हो आपको आपके घर को किराए पे चढ़ाने का, उसको आप बोल दोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल दोगे? इकोनॉमिक। पैसा जनरेट हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर पैसा जनरेट नहीं हो रहा, आप काम तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन पैसा जनरेट नहीं हो रहा, जैसे आप क्लास 10 में 100 में से 100 लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का आपको कोई पैसा तो ला के नहीं दे रहा है ना, या फिर घर में मम्मी या पापा हमें खाना बना के देते हैं, मेहनत करके टेस्टी टेस्टी खाना बना के देते हैं, लेकिन हम उन्हें कोई पैसा तो ला के नहीं दे रहे उस चीज का कि ये लो भैया आज तुमने अच्छी सब्जी बनाई थी, ये लो 100 रुपए, नहीं दे रहे हम। तो दोज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रिकैप आपके लिए जरूरी है। अब चलो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिपेंडिंग अपॉन की नेचर क्या है एक्टिविटी का, क्या डिपेंडिंग अपॉन की नेचर क्या है एक्टिविटी का, हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सबसे पहले प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहले आता है, सेकेंडरी का मतलब होता है जो उसके बाद आता है, टर्शरी का मतलब होता है जो उसके बाद आता है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है बच्चा, ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिनमें आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आप उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इन प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल यानी कि नेचर से दिए गए रिसोर्सेज आर यूज्ड डायरेक्टली। अब यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड बहुत जरूरी है, डायरेक्टली वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हम किसी भी सेक्टर में नेचर को तो यूज करते ही हैं,
है ना, लेकिन इसमें डायरेक्टली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फार्मिंग में क्या हो रहा है, नेचर ने आपको लैंड दिया, मिट्टी दी, आपने उसको डायरेक्टली यूज करके उसमें क्रॉप्स उगा ली। नेचर ने आपको एनिमल्स दिए, एनिमल हस्बेंड्री, नेचर ने आपको एनिमल्स दिए, गाय बैल बकरियां दी, आपने उनको डायरेक्टली यूज करके उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो डेयरी हो गई, फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई। नेचर ने आपको समंदर दिया, आपने उसे डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करके वहां से फिशिंग कर ली, मछलियां निकाल ली, है ना। सो दीज एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, माइनिंग, चिंता मत करो आगे सब कुछ लिखा हुआ है, बस लिख लिख के ऐसे समझा रही हूं। माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, डेयरी हो गया और आपका फिशिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज किस में आ जाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी। फॉरेस्ट्री हो गया, यानी कि जंगल उगाने की क्रिया हो गई, है ना, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अब प्राइमरी सेक्टर को बच्चा प्राइमरी दो तरीकों से या दो वजहों से बोला जाता है। पहली बात तो अगर प्राइमरी सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जैसे अगर आपने प्राइमरी क्लासेस किसे बोलते हैं स्कूल में, 6th तक की क्लासेस को, अगर 6ठी तक की पढ़ाई नहीं की तो 10th के कैसे लाओगे, 100 में से 100 नहीं ला पाओगे ना, इसलिए उसे प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं। सिमिलरली अगर प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो बाकी दो सेक्टर का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी सेक्टर पे बाकी सेक्टर्स एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, कैसे वो अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों बोलते हैं, दो रीजन, प्राइमरी सबसे पहले आता है और प्राइमरी नहीं होगा तो बाकी लोगों की कोई मायने नहीं रह जाएंगे, और प्राइमरी सेक्टर जो है बाकी सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये दोनों कारण समझ आए। अब चलो सेकेंडरी सेक्टर पे चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जो दूसरा नाम है ना, अगर मैं तुम्हें वो नाम बता दूंगी ना, तुम्हें ऑलरेडी डेफिनेशन खुद से बनानी आ जाएगी। इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो होता है क्या है कि नेचर से हम जब डायरेक्टली लिंक में रहते हैं तो हमें बहुत सारा सामान मिलता है। जैसे तुम्हें मिल्क मिला, है ना, डेयरी करके, तुम्हें क्रॉप्स मिली फार्मिंग करके, तुम्हें पेड़ पौधे मिले फॉरेस्ट्री करके, तुम्हें क्या फिशिंग, मछलियां मिली, सी एनिमल्स मिले फिशिंग करके। लेकिन उन्हें अगर तुम्हें किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, मान लो फॉरेस्ट्री से जो तुम्हें लकड़ी मिली उसका तुम्हें फर्नीचर बनाना है, तो वो जो बनाने की क्रिया है, मैन्युफैक्चर करने की जो क्रिया है, वो किस सेक्टर में होती है बच्चा, सेकेंडरी सेक्टर में होती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में ना कुछ प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को यूज करके, चाहे वो आयरन है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो एनिमल्स है, कुछ भी है, प्राइमरी सेक्टर के को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके सेकेंडरी सेक्टर में कुछ और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। और ये काम कहाँ पे होता है, पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन अब तो दुनिया में मशीनें आ गई हैं, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। आया समझ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलो या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलो। तो कारपेंट्री मतलब कारपेंट्री तो नहीं, फर्नीचर बनाने की जो फैक्ट्रीज है वो किस में आएंगी, इसमें आएंगी। दरवाजे बनाने की फैक्ट्रीज इसमें आएंगी, ग्रिल्स बनाने की फैक्ट्रीज इसमें आएंगी। किसी भी तरीके की फैक्ट्री या इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके फाइनल गुड्स और सर्विसेज तैयार हो रही है, वो किस में आएंगी बच्चा, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। चलिए अब आता है टर्शरी सेक्टर। मैम फिर टर्शरी सेक्टर क्या होता है बच्चा, टर्शरी सेक्टर है हेल्पफुल सेक्टर। कौन सा सेक्टर, हेल्पफुल सेक्टर। इसमें वो वाली चीजें आती हैं जिसमें कुछ बनता तो नहीं है, कुछ उगाते नहीं हो, कुछ बनाते नहीं हो, लेकिन ये सेक्टर बाकी दोनों सेक्टर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लो आप प्राइमरी सेक्टर के किसान हो, आपने बहुत सारी क्रॉप्स उगा ली, अब इन क्रॉप्स को लेके आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए आपको क्या लगेगा, बड़ा सा ट्रक लगेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो वो हेल्पफुल चीज यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन किस में आ गया, वो आ गया आपके टर्शरी सेक्टर में। सो टर्शरी सेक्टर हैज सर्विसेज एंड प्रोफेशंस, यानी कि मैं टीचर हूं, मैं कौन से सेक्टर में आऊंगी भाई, प्राइमरी में आ नहीं रही, खेती में कर नहीं रही, सेकेंडरी में मैं आ नहीं रही, कुछ बना नहीं रही, तो मैं आऊंगी टर्शरी सेक्टर में। मैं कॉबलर हूं, मैं आऊंगी टर्शरी सेक्टर में। मैं इंजीनियर हूं, टर्शरी सेक्टर में। मेरी एटीएम मशीन है, टर्शरी सेक्टर में। मैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हूँ, टर्शरी सेक्टर में। मैं मार्केटिंग करती हूँ, ब्रांडिंग करती हूँ, डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ, सब कुछ ये सारी न्यू एज चीजें किस में आएंगी, टर्शरी सेक्टर में आएंगी। चलो सर्विसेज की बात करते हैं, डॉक्टर लॉयर किस में आएंगे, इसमें आएंगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैफेज, हॉस्पिटल, होटल्स किस में आएंगे, इसमें आएंगे। अच्छा बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम होटल्स क्यों आते हैं सर्विसेज सेक्टर में, होटल्स में तो खाना बनता है ना, प्राइमरी सेक्टर की क्रॉप्स को यूज करके खाना बन रहा है, तो खाना बन रहा है तो वो तो सेकेंडरी में आने चाहिए ना। नहीं बच्चा, जब आप किसी होटल में जाते हो, किसी कैफे में जाते हो, तो सिर्फ खाना खाने नहीं जाते, खाना तो आप घर पे भी खा सकते हो। आप जाते हो पूरे एक्सपीरियंस के लिए, सजते हो, संवरते हो, दोस्तों को बुलाते हो, देखते हो कि यार
बहुत अच्छा कैफे बना हुआ है, यहाँ पे जाके बैठेंगे, आज बहुत मजा आएगा, सेल्फी खिंचवाएंगे, राइट? सो यू गो फॉर एन एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस कम्स इन टर्शियरी सेक्टर। सिमिलरली टूरिज्म हो गया, टूरिज्म किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है। सो आपको समझ आया ना, टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, और इसमें आती है सारी की सारी सर्विसेज और प्रोफेशन। मोस्टली जो इसकी सर्विसेज होती हैं वो हाई पेइंग होती है, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन इसमें लो पेइंग सर्विसेज भी आती है, जैसे प्लम्बिंग हो गई, कॉबलर्स हो गए, ये लो पेइंग जॉब्स हैं, लेकिन वो भी किस में आती है? टर्शियरी में आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख लिख के बता दिया है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। अब एक देश के अंदर, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर होगा या सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर होगा, नहीं, एक देश के अंदर तीनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी देश में टर्शियरी सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड हो और किसी कंट्री में प्राइमरी ज्यादा डेवलप हो सकता है, लेकिन एक देश के अंदर, एक नेशनल इकोनॉमी के अंदर तीनों सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों सेक्टर्स में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारा सामान प्रोड्यूस होता है, राइट? अब इसी सामान की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। कैसे पता चलेगा कि कौन से देश में कौन सा सेक्टर आगे जा रहा है, कौन सा सेक्टर पीछे जा रहा है? कैसे पता चलेगा कि कौन से देश अमीर हैं और कौन से देश गरीब हैं, है ना? ये सब की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, और ये ईयरली बेसिस पे होती है, एनुअल बेसिस पे होती है। अब ये बहुत बड़ा काम है। आप सोच रहे होगे मैम इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करना हर साल ना, तो बहुत मेहनत लगती होगी। यू आर राइट, मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन इसके लिए ना 2 हैक्स का यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द जीडीपी। से जीडीपी बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन टू कैलकुलेट जीडीपी वी यूज 2 हैक्स। पहला, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यूज की जाती हैं, दूसरा वैल्यू पे ध्यान दिया जाता है, एक्चुअल नंबर्स पे नहीं। मान लो मैं आपको बोलूं यार देश में ना प्राइमरी सेक्टर में खेती कितनी हुई है, इसको कैलकुलेट करो, तो आप ये नहीं करोगे कि देश के एक एक किसान के पास जाके पूछोगे भैया तूने कितना अनाज उगाया, कितना अनाज उगाया, अच्छा तूने 20 किलो, तूने 30 किलो, तूने 40 किलो, नहीं। तुम्हारे पास डेटा होता है, जैसे मान लो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के पास देश के डेटा होगा कि इस साल पूरे देश में मान लो 20,000 किलो या 10,000 किलो क्रॉप्स उगाई गई हैं, ठीक है? अब तुम्हें पता है कि ऑन एन एवरेज वो क्रॉप जो है 10 रुपए पे बिकी है, तो तुम्हें वहां से कैलकुलेशन मिल जाएगी कि 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, राइट? 1 लाख रुपीज की खेती हुई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम वैल्यू पे ध्यान देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक एक इंसान से जाके ये पूछते हैं कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज तुमने प्रोड्यूस किए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर बैठ के कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसा एक्चुअल नंबर्स पे हम चले जाते हैं, एक अप्रोक्सीमेट नंबर पे हम जाते हैं, अगर एक्चुअल नंबर पे हम चले जाते तो बहुत देर लग जाती, 1 साल तो लग जाता है एक्चुअल नंबर करने में, फिर दोबारा से टाइम आ जाता, फिर दोबारा से टाइम आ जाता, राइट? क्यों? क्योंकि इंडिया इज द हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। सो और बाकी भी जो देश होते हैं, मतलब सबसे छोटा देश भी ले लोगे वेटिकन सिटी, तो उसमें भी लोग इतने कम नहीं होते हैं कि आप एक्चुअल नंबर्स पे जा पाओ। तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करते हैं, तो हम वैल्यू पे ध्यान देते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि मैम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, बाकी चीजें क्यों नहीं कैलकुलेट करते? देखो पहले बता देती हूँ ये होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं केक बनाने का। केक बनाने में बहुत सारी चीजें लगती है, आटा लगता है या मैदा लगता है, चीनी लगती है, बटर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब चीनी क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, गन्ने से चीनी बनी हुई है। आटा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, खेत से आया आपके पास गेहूं, गेहूं को पीसा आपने तो आपको मिला क्या? आटा, राइट? सो ऑलरेडी रॉ मटेरियल क्या हुआ? शुगर केन, गेहूं, राइट? गेहूं, शुगर केन, ये सब हो गया। मिल्क जिससे बटर बनता है, ये सब हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को पहले ही हमने प्रोसेस करके क्या बनाया हुआ है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। अब उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम मिक्स करके क्या बना रहे हैं? हम अपना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब तुम्हें मैं एक चैप्टर पढ़ने को दूं और बोलूं इसके नोट्स बनाओ, तो पहले क्या करोगे? तुम रीडिंग लगाओगे, फिर तुम उसके नोट्स बनाने बैठोगे, और फिर तुम उसे पेपर में लिख के आओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। सिमिलरली जब भी कोई सामान बनता है या कोई सर्विस प्रोड्यूस होती है, तो उसमें रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी होता है, और उसमें फाइनल गुड्स भी होते हैं। अगर एक बिस्किट का भी देखोगे तो बिस्किट में आटा लगता है, चीनी लगती है, तो चीनी और आटा हो गए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद बिस्किट बनता है। तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं? रॉ मटेरियल वो बेसिक चीजें होती हैं जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं, जिनसे बाद में जाके क्या बनता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन हो गया तुम्हारा
रॉ मटेरियल, शुगर केन से बना है यहाँ पे चीनी, चीनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शुगर, राइट। शुगर हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड वो होता है जिससे बाद में जाके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, और फाइनल गुड्स और सर्विसेज हो गई तुम्हारी यहाँ पे या तो बिस्किट या फिर केक, जो भी बनाना है बना लोगे, राइट। समझ आया, रॉ मटेरियल वो बेसिक चीजें हो गई जैसे इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट वो चीजें हो गई जैसे मिला के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा। अब जब हम देश में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की कैलकुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं भैया, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, रुको यहाँ पे बताती हूँ। मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, एक बिस्किट का पैकेट है 20 रुपीज का, कितना है 20 रुपीज का, पूरे देश में वो बिस्किट के पैकेट बिके 5 बिस्किट के पैकेट सोल्ड हुए, तो कितना पैसा आया बिस्किट बेच के, 100 रुपीज, 100 रुपीज, राइट। अब ये 5 बिस्किट के पैकेट बनाने में मान लो खरीदा गया था 2 रुपए किलो का आटा खरीदा गया था, है ना, और 3 रुपए किलो की चीनी खरीदी गई थी, मान लो खरीदी गई थी, तो इसका 2 रुपए किलो का आटा और 3 रुपए किलो की जो चीनी है उसका प्राइस तो ऑलरेडी बिस्किट बनाने में चला गया ना। बिस्किट बना किससे, बिस्किट इसी सामान से तो बना है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे और इसकी कैलकुलेशन अलग से करेंगे तो मतलब कि आटा और चीनी तो 2 बार काउंट हो गई ना, क्योंकि इसी आटा और चीनी से तो बिस्किट बना था। तो यही हम नहीं चाहते हैं। हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या कंज्यूमर गुड्स इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है काउंटेड होती है, एंड वी डोंट वांट कि एक चीज की काउंटिंग 2-2 बार 3-3 बार आ जाए, फिर जो जीडीपी आएगा वो थोड़ा क्या आएगा, स्क्रूड आएगा, एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने दे दिया आपको एक बहुत बड़ा सा डिफरेंशिएशन। फाइनल गुड्स वो होते हैं बच्चा जो फाइनल कंजम्पशन में काम आते हैं, जैसे कि बिस्किट चाय में डुबो खा लो, अब आटा तो चाय में डुबो के खाते नहीं हो, राइट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाद में प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइनल गुड्स होते हैं जो फाइनली कंज्यूमर के पास जाते हैं। इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कंज्यूमर के पास नहीं जाते हैं, उनसे फाइनल गुड्स बनते हैं। फाइनल गुड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके बनते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स किसको यूज करके बनते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके बनते हैं, है ना। फाइनल गुड्स होते हैं जिन्हें फिनिश गुड्स भी बोला जाता है क्योंकि वो खत्म हो गया भैया, उनका प्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स को अनफिनिश गुड्स बोला जाता है क्योंकि अभी इनमें और ज्यादा काम होना बाकी है। फाइनल गुड्स जीडीपी में कैलकुलेट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की होती है, राइट। सो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। ना आगे चलने से पहले मैं दे रही हूं आपको एक पहला होमवर्क क्वेश्चन, जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कमेंट्स में कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। Next question. Next is extraction of a mineral is an activity of. Mineral extraction किस तरीके की एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर। Very nice. You can do it. Easy peasy lemon squeezy. Next. चलो ऐसे ही और क्वेश्चंस करने हैं बच्चा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारा सोशली शुभम है, आप चाहो तो ये सर्च करके कर सकते हो, या फिर आप फोन निकालो और बस इसे स्कैन करो स्कैनर को, और ये आपको टेलीग्राम पे सीधे ग्रुप पे लाके छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि हम हर ट्यूसडे 7 PM और हर ट्यूसडे क्या करते हैं, ट्यूसडे ट्रिविया खेलते हैं, जहां पे मैं आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर ऑलरेडी पहले 5-6 घंटे पहले बता देती हूँ कि आज 5-6 घंटे में नहीं 2-3 दिन पहले बता देती हूँ कि ट्यूसडे ट्रिविया में कौन सा चैप्टर आने वाला है, और फिर हम धड़ाधड़ उसके पोल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें से मोस्टली प्रीवियस ईयर MCQs होते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हर ट्रिविया ट्यूसडे में एक चैप्टर आपका प्रिपेयर होता जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज हियर, ठीक है। चलिए अब जीडीपी की बात करते हैं। तो यही जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट हुई एक देश के अंदर, कितनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं, इसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसे तुम बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, प्रोडक्ट का मतलब सामान जो बना है। तो इसमें सारी सर्विसेज भी आती है और इसमें सारी वो भी आती हैं, क्या आती हैं, गुड्स भी आते हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूं, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द
final goods and services produced in all the three sectors in a nation in 1 year is known as gross domestic product. और ये बड़ा सा काम करता कौन है? हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है. बहुत ही हेफ्टी टास्क है. वो क्या करती है कि देश में जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबसे डेटा लेती है, डेटा को कंसोलिडेट करके कलेक्ट करके जीडीपी निकाल के देती है देश का. और जब हम उसे पिछले वाले साल से कंपेयर करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नो कि कंट्री आगे जा रहा है कि कंट्री पीछे जा रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड. पता है जब मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी, कुछ बच्चों को शायद यहाँ पता हो, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर इन सोशल वर्क किया है, तो उसमें मैंने पहली बार एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें था 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. अब कौन से साइंटिस्ट का चैप्टर था वो तो मैं भूल गई, लेकिन मुझे थ्योरी अच्छे से अटक गई थी दिमाग में क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. उसी थ्योरी का एक छोटा रूप तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो थ्योरी है जो बोलती है कि जब भी एक देश डेवलप होना शुरू करता है, गरीबी से, पावर्टी से डेवलप्ड बनने की जो उसकी जो पूरी की पूरी जर्नी होती है, उसके जो स्टेजेस आते हैं वो मोस्टली सारे कंट्रीज के लिए सेम रहते हैं. देखो जब अमेरिका आजाद हुआ था 1770s में, 1770 के दशक में अमेरिका आजाद हुआ था, ब्रिटेन से उसने आजादी ली थी. तो जब भी कोई देश आजाद होता है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, कोई भी हो, तो वो गरीबी की कगार पे होता है मोस्टली. अब गरीबी से अमीरी तक का जो सफर होता है वो सबका सिमिलर रहता है. तो जब एक कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री में आता है, यानी कि पुअर कंट्रीज में आता है, तब वो सबसे पहले अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करता है. बच्चा क्यों प्राइमरी सेक्टर को करता है? क्योंकि देश के अंदर जो पॉपुलेशन है, जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं मिलेगी, खाने के लिए बाकी देशों के आगे अगर हाथ फैलाना पड़ेगा, तो दिस इज नॉट नाइस. तो सबसे पहले वो अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करते हैं. एक बार प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करके वो उसमें मॉडर्न मेथड्स लगाने शुरू करते हैं. मॉडर्न मेथड जैसे कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, राइट. मॉडर्न मेथड के बाद उनका प्राइमरी सेक्टर फलने और फूलने लगता है, फ्लरिश होने लगता है, बहुत ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस होने लगती है. देश में इंटरनली भी वो क्रॉप्स यूज की जाती है, देश जो है ना बाकी देशों को बेच के भी पैसे कमाता है. उसके बाद धीरे धीरे नई नई जॉब्स आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जॉब आएगी, बैंकर्स की जॉब आएगी, थोड़ा बहुत आपकी आर्मी में भी लोग घुस जाएंगे, राइट. तो प्राइमरी सेक्टर के साथ थोड़ी बहुत और जॉब्स भी आती है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप करता है. अब भैया प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा जब डेवलप कर गया, मतलब आपके पास इनफ रॉ मटेरियल भी है, आप देश की पूर्ति भी कर पा रहे हो, क्रॉप्स वगैरह भी उगा रहे हो देश के खाने के लिए, और रॉ मटेरियल के लिए क्रॉप्स बच भी पा रही है, तो धीरे धीरे देश जो है डेवलपिंग कंट्री बनता है और देश में फैक्ट्रीज आनी शुरू होती हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, कमर्शियल एक्टिविटीज होनी शुरू होती है. बड़े स्केल पे फैक्ट्रीज में मशीनों को यूज करके, प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ बढ़िया बढ़िया सामान बनता है. अगेन वो बढ़िया बढ़िया सामान देश में भी यूटिलाइज होता है, वो बढ़िया बढ़िया सामान देश से बाहर बेचा भी जाता है. तो जब देश थोड़ा सा डेवलपिंग होता है, अभी इंडिया किस कगार पे? इंडिया समवेयर इन बिटवीन है. इंडिया समवेयर इन बिटवीन है. तो इंडिया में खेती जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी, 1950s और 60s में ही हो गई थी. फिर हमने 70s और 80s में क्या किया? अपनी फैक्ट्रीज को डेवलप किया. अब जो है इंडिया फैक्ट्री को डेवलप करने के साथ डिजिटल इंडिया टाइप की चीजें भी कर रहा है, यानी कि हमारे टर्शियरी सेक्टर को भी डेवलप कर रहा है. तो अभी हम डेवलपिंग नेशन है, लेकिन डेवलपिंग से हम धीरे धीरे डेवलप नेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. बस प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. बट एनीवे, तो देश जो है, कोई भी देश जब डेवलपिंग बन जाता है तो अपने सेकेंडरी सेक्टर को अच्छे से फ्लरिश कर लेता है. अब जिन लोगों को प्राइमरी सेक्टर में जॉब नहीं मिल पा रही होती, वो धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर में आने लगते हैं. फिर कम से कम 100 सालों के अंदर, 100-200 सालों के अंदर, जब सेकेंडरी सेक्टर भी उसका बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो वो जो कंट्री होता है टर्शियरी सेक्टर पे आता है. जैसे जो दुनिया के सबसे अमीर देश है, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उनमें आप देखोगे ना कि टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा बचा टर्शियरी सेक्टर में. अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम तो फिर कोई एक गरीब देश सीधा टर्शियरी सेक्टर में क्यों नहीं चला जाता? बच्चा जब देश गरीब होता है तो देश में पावर्टी होती है, हंगर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इलिटरेसी होती है. पहले इन सारी चीजों पे टैकल करना बहुत जरूरी होता है. जब देश की जनता ही अनपढ़ होगी तो आप टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स किसे दोगे, राइट? तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है किसी भी कंट्री का, फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट टू सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट टू टर्शियरी सेक्टर की. ऑब्वियसली एक साल में नहीं होता है. अमेरिका को मैं बोल रही हूँ 1770 के दशक में मिली थी आजादी, और अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है. तो इतने सारे सालों में अमेरिका जो है लीस्ट गरीब देशों से डेवलप कंट्रीज में आया है. तो ऑब्वियसली इंडिया को तो आजादी कब मिली है? 1947 में मिल रही है. तो उस हिसाब से हम तो बढ़िया कर रहे हैं. अभी अगले 50 सालों में देखो हम कैसे डेवलप्ड होते हैं, राइट? सो दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन. नाउ before I go ahead and talk more about India, let's do one more quiz question here on your screen.
मैं हट रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे जो भी मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ उसकी फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट इट। चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया में किसी भी देश में टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि उसमें मोस्टली हाई पेइंग जॉब्स होती है, मोस्टली लो पेइंग भी होती है बट मोस्टली हाई पेइंग जॉब्स होती है। तो हमारे टर्शरी सेक्टर के साथ पहले अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। तो हमारे टर्शरी सेक्टर ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखी है। वो डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जनता जो है पहले अनपढ़ होती थी, 10वीं पास हुआ करती थी, फिर 12वीं पास हुआ करती थी। आप देखते हो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो अब जो है इंडिया जो है एजुकेशन के मामले में बहुत आगे चला गया है। तो धीरे धीरे हमने अपनी एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाया, जो आप क्लास 9 में पढ़ते हो, हमारी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाया। तो धीरे धीरे हमारे टर्शरी सेक्टर भी अच्छा किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले टर्शरी सेक्टर में देखो कितनी कम पैसा आता था टर्शरी सेक्टर से, ग्रीन वाला टर्शरी सेक्टर है। अब टर्शरी सेक्टर कितना पैसा देता है? प्राइमरी सेक्टर से पहले इतना आता था, अब प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा आता है। तो मतलब डेवलपमेंट जो है प्राइमरी में भी हुई है, डेवलपमेंट जो है आपकी सेकेंडरी में भी हुई है, लेकिन टर्शरी में जो डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और इन टर्म्स ऑफ जो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें तीनों सेक्टर की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट होती हैं, उसमें अकेले टर्शरी का कितना ज्यादा शेयर है देखो, है ना। तो टर्शरी अच्छा कर रहा है। तो ये जो राइजिंग इंपॉर्टेंस है, टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चा 5 मार्क्स का। कितने का आता है? 5 मार्क्स का, प्रॉपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कमेंट ऑन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, या किसी भी देश के लिए आएगा तो आपका आंसर सेम रहेगा, इंडिया के लिए भी सेम रहता है। ठीक है, क्यों? पहली बात तो टर्शरी सेक्टर में मोस्टली क्या होती है? हाई पेइंग जॉब्स होती है। दूसरा, टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, इंटरनेट और ज्यादा हर चीज में घुसे जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, सब कुछ बहुत ज्यादा आगे जा रहा है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें आ रही है, रोबोटिक्स, तो ये सारी चीजें आ रही है। तो ऑब्वियसली इंडिया में उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और इंडिया उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। सेकंड, जैसे जैसे इंडिया आगे जा रहा है, लोगों की जो तनख्वाह है बढ़ती जा रही है। पहले मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो बर्थडे पे सिर्फ पापा हमें बाहर लेके जाते होते थे कि भैया बर्थडे है, चलो बाहर जाके खाना खाएंगे। अब हमारे किसी को खाना बनाने का मन नहीं होता तो भी हम बाहर जाके खा लेते हैं, राइट। तो ये हर इंडिया की फैमिली की कहानी है कि धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंडियन फैमिलीज का बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एजुकेटेड है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग ज्यादा टूरिज्म करना चाह रहे हैं। पहले साल में एक बार कोई घूमने जाया करता था, महीने में 2 बार भी जाते हैं लोग। तो लोग ज्यादा घूम रहे हैं, ज्यादा कैफेज जा रहे हैं, ज्यादा होटल्स जा रहे हैं, और ये सारी की सारी जो चीजें वो किस में आती हैं? वो आपकी सेकेंडरी, ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उसे और ज्यादा बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, उसे और ज्यादा मॉल्स, और ज्यादा कॉलेजेस, और ज्यादा स्कूल्स चाहिए, और वो सब किसका हिस्सा है? टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन इनकम लेवल। लाइक आई सेड, जैसे जैसे, अच्छा मैंने तीसरा पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट का मतलब है बच्चा कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे। तो जो पहली बात तो पहले चूज करना पड़ता था कि बच्चे को पढ़ाएं कि बच्चा जाके बाहर पैसे कमा के लाए और घर में थोड़ा हाथ बटाए, क्योंकि पूरा इंडिया ऑलमोस्ट गरीब हुआ करता था, राइट। लेकिन अब हमारे पास फिर भी चॉइस है कि बच्चों को नहीं पढ़ने तो देते ही हैं, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना महान। अब हमारे पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है पूरे देश का, मिडिल क्लास सेक्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मिडिल क्लास सेक्शन के पास होता है थोड़ा बहुत पैसा कि बच्चे को स्कूल तो भेज सकते हैं। अब वो स्कूल भी भेजते हैं तो वो सोचते हैं कि यार प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हमारा वाला जो सरकारी स्कूल है उसके टीचर्स अच्छे नहीं है। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे इंडिया का, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए लोगों को। ये प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज कहाँ आते हैं? ये आते हैं आपके टर्शरी सेक्टर में। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस भी किसमें आते हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे और स्कूल्स और कॉलेजेस चाहिए, एंड दैट इज टर्शरी सेक्टर। नाउ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ये बहुत कॉमन सेंस का पॉइंट है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था टर्शरी सेक्टर इज अ हेल्पिंग सेक्टर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करता है। तो अगर प्राइमरी डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी डेवलप हो रहा है, तो टर्शरी को तो डेवलप होना ही पड़ेगा ना। अगर ज्यादा किसान किसानी कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट और अच्छा चाहिए। अगर ज्यादा फैक्ट्रीज में लोहा वोहा गला के आप सामान बना रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंकिंग चाहिए, लोन्स के लिए, इंश्योरेंस चाहिए अपनी फैक्ट्रीज का, अपने खेतों का, और ये सारी सर्विसेज किसमें आती हैं? आपकी टर्शरी सेक्टर में। तो इन चारों कारणों की वजह से टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे इंडिया में बढ़ती जा रही है। अब टर्शरी सेक्टर की प्रॉब्लम देखते हैं, तो यहां पे हमें दिख रहे हैं बच्चा चार्ट। टर्शरी सेक्टर में आप देख रहे हो कि टर्शरी सेक्टर
आपका जीडीपी में तो बहुत ज्यादा योगदान देता है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड कम होते हैं। ये विडंबना है हमारी। विडंबना हमारी ये है कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं वही सेक्टर हमारे यहाँ पे जीडीपी में ज्यादा शेयर नहीं देता है। मतलब कि सोचो मैं ग्रुप प्रोजेक्ट दूं, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 बच्चे डालूं और एक ग्रुप प्रोजेक्ट में 30 बच्चे डाल दूं, 30 बच्चों वाला ग्रुप प्रोजेक्ट मुझे 10 में से 1 नंबर लाके दे रहा है और 3 बच्चों वाला ग्रुप प्रोजेक्ट मुझे 10 में से 10 नंबर लाके दे रहा है, तो वो 3 बच्चे जो है वो बेटर काम कर रहे हैं ना वो 30 बच्चों से, राइट। कुछ ऐसा ही सिमिलर सा इंडिया में प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग अभी भी किस में एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में। हाँ, पहले के मुकाबले कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे अभी भी 49% लोग किस में एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में। तो कायदे से ये प्राइमरी सेक्टर हमें पैसा कमा के देना चाहिए ना, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी शेयर है वो बहुत कम है। 49% लोगों को जितना जीडीपी शेयर देना चाहिए उतना वो जीडीपी में शेयर नहीं दे पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये लोग 27% ही हैं। टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 27% इंडियंस एम्प्लॉयड है, वो भी वर्किंग पॉपुलेशन की बात हो रही है, और वो 27% हमें इतना सारा पैसा कमा के दे रही है, इतना सारा पैसा कमा के दे रही है। तो डेफिनेटली हमारे प्राइमरी सेक्टर में कहीं ना कहीं लैग आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? लोग काम तो कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहे। ये कैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बच्चा? इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर, देश के आधे से ज्यादा जनता जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, लेकिन वो जीडीपी में शेयर नहीं दे पाती है क्योंकि वो जनता है अंडर एम्प्लॉयड। अच्छा, 2 चीजें होती है, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है मुझे जॉब चाहिए, मैं पढ़ी लिखी हूं, पढ़ी लिखी नहीं भी हूं मान लो, मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब करना चाहती हूं, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूं, मैं हर जगह जाके इंटरव्यू दे रही हूं, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। वो तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अन का मतलब होता है विदाउट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। तो अनएम्प्लॉयमेंट का लिटरली मतलब क्या है कि विदाउट एम्प्लॉयमेंट हूं, मेरे को जॉब मिल ही नहीं रही। ठीक है, जॉब चाहिए, मैं जा रही हूं, मैं कोशिश भी कर रही हूं जॉब के लिए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। एक होता है बच्चा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर का मतलब होता है कम। अंडर का क्या मतलब होता है? कम। एक टेबल के नीचे वाला अंडर भी होता है, उसकी बात नहीं हो रही। अंडर का मतलब होता है कम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कम एम्प्लॉयमेंट। मतलब मुझे जॉब चाहिए, मेरे को जॉब मिली, लेकिन मेरी काबिलियत के मुकाबले की जॉब नहीं मिली, तो उसे मैं बोलूंगी अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक्स में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं। ये सारे टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे प्यार से अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, दोनों को मिला के। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि 0 जॉब मिलना चाहते हुए भी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जॉब मिलना लेकिन आपकी स्किल से कम की जॉब मिलना। इस चार्ट को देखो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ये लड़की है, ये बोल रही है कि यार मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही। तो ये क्या है? ये है अनएम्प्लॉयड। ये है बच्चा अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक सब सेक्शन है, लेकिन मैं डिफरेंस बताने की, छोटा सा डिफरेंस है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये आदमी है, ये बोल रहा है कि यार काश मेरी जॉब फुल टाइम होती। उसके पास जॉब है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा है कि यार मेरी जॉब फुल टाइम नहीं है, 2-4 महीने जॉब होती है, फिर मेरे पास जॉब नहीं होती है। ये इंसान क्या है? ये है अंडर एम्प्लॉयड, या फिर आप बोल सकते हो सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है इसने। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कुछ महीने जॉब से पक्की जॉब नहीं है। टैक्सी ड्राइवर है जो बोल रहा है यार मैं तो क्वालिफाइड लॉयर हूं, मैंने तो लॉ की डिग्री ली हुई है, लेकिन उसे बनाया क्या हुआ है? टैक्सी ड्राइवर बनाया हुआ है। तो क्या इसकी स्किल के अकॉर्डिंग इसे जॉब मिली हुई है? नहीं। ये क्या है? ये भी क्या है? अंडर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का मैंने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई हुई है। अनएम्प्लॉयड पीपल वो होते हैं, सॉरी, अंडर एम्प्लॉयड पीपल वो होते हैं जिनको लो स्किल जॉब मिलती है अपनी स्किल से। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब चलते हैं प्राइमरी सेक्टर। हाँ, प्राइमरी सेक्टर पे थे हम। प्राइमरी सेक्टर, वाई प्राइमरी सेक्टर, वाई प्राइमरी सेक्टर हैज लो जीडीपी शेयर। उसका जीडीपी का शेयर क्यों है कम? डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब क्यों, ये होते हुए भी, डिस्पाइट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन इट। लोग तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड है उसमें, लेकिन वो जीडीपी में शेयर नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वो अपनी स्किल से कम का काम कर रहे हैं।
स्किल से कम का काम कर रहे हैं। लक्ष्मी का केस दो, लक्ष्मी के पास एक छोटा सा खेत है, वो पूरा साल उस खेत पे अपनी फैमिली के साथ काम करती है। अब वो खेत इतना छोटा है कि लक्ष्मी अकेले भी उस पर प्रॉपरली काम कर सकती है, लेकिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ काम करती है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके पास कोई और जॉब नहीं है, शायद उनके पास कोई और जॉब होती है सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, तो वो क्या करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं और लक्ष्मी की फैमिली में ज्यादा पैसे आते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता। लेकिन क्योंकि उनके पास और कहीं जॉब नहीं है तो पूरी फैमिली उसी छोटे से खेत में जबरदस्ती पूरा साल काम करती है, जिसमें लक्ष्मी अकेले भी कर सकती है। तो इस टाइप का जो माहौल होता है बच्चा, इसे बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको लग तो रहा है आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके काम की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। यानी कि मैं तुम्हें बोलूं 1 घंटे में एक पैराग्राफ लिख के देना है, एक ऐसे लिख के देना है, और मैं बोलूं कि एक घंटे में 10 बच्चों को साथ मिलके एक पैराग्राफ लिख के देना है, कोई जरूरत नहीं है ना उन 10 बच्चों की। एक बच्चा लिख लेगा, 1 घंटा बहुत टाइम होता है, 1 घंटे में एक पैराग्राफ ही तो लिखना है, लिख लोगे तुम आराम से, हो सकता है 10 मिनट में लिख लो। लेकिन मैं उसमें 10 बच्चों को जबरदस्ती ग्रुप प्रोजेक्ट बना दूं तो बाकी बच्चे कुछ नहीं करेंगे, एक ही बच्चा पैराग्राफ लिख रहा होगा, राइट। सिमिलरली जिस खेत में सिर्फ लक्ष्मी काम कर सकती थी और अच्छे से खेती कर सकती थी, अगर उसी खेत में बाकी लोग जबरदस्ती काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों की मेहनत जो है वहां पे मायने नहीं रख रही है। इसे बोलते हैं disguised unemployment. When people appear to be employed but they are actually unemployed, उन्हें बोला जाता है disguised unemployment. लक्ष्मी की फैमिली के जो बाकी 4 लोग थे वो लग तो रहा है कि खेत में काम कर रहे हैं, और क्या पता खेत में काम कर भी रहे हो, लेकिन उनकी मेहनत अगर कहीं और लग रही होती, किसी दुकान पे, किसी हॉस्पिटल में, किसी लॉयर के यहाँ पे, तो उनकी मेहनत काम आती क्योंकि उनकी मेहनत से पैसा आता। लेकिन यहाँ पे उनकी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उनकी मेहनत वैल्यू नहीं हो पा रही है। This usually happens among family members engaged in agriculture activities. अच्छा, disguised unemployment का एक सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चा, it is only seen in rural areas. ये रूरल एरियाज में देखा जाता है। क्यों बच्चा? क्योंकि मान लो आप शहर में एक फैक्ट्री ओनर हो, आपकी फैक्ट्री है या आपकी लॉ फर्म है या आपकी कोई भी कंपनी है, आप कभी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे नहीं। आप क्या सोचोगे कि यार कम से कम लोगों से ज्यादा काम निकल पाऊं मैं, ताकि मुझे उनको तनख्वाह ना देनी पड़े। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की छोटे से काम में ज्यादा लोग लग के काम करते हैं, इस तरीके का काम सिर्फ रूरल एरियाज में देखा जाता है। अर्बन एरियाज में कोई अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे किसी को नहीं देता। ठीक है, अब चलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। सीजनल अनएम्प्लॉयड का एग्जाम्पल था ये वाला। ठीक है, जब आपके पास साल के कुछ महीने जॉब होती है और कुछ महीने जॉब नहीं होती है तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे पटाखे बनते हैं तो पटाखों की इंडस्ट्री बहुत सारे बच्चों को हायर कर लेती है, अडल्ट्स को हायर कर लेती है। कैंडल्स बहुत बेची जाती है तो बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया जाता है। क्रिसमस के टाइम पे किताबों की बिक्री बहुत होती है यूरोप में, तो वहां पे लोगों को हायर कर लिया जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी कोई सीजन आता है, प्रोडक्शन ज्यादा करवानी होती है तो लोग बहुत ज्यादा लोगों को हायर कर लेते हैं। जब वो प्रोडक्शन का टाइम चला जाता है तो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको दोनों जगह देखी जाती है, गांव में भी शहरों में भी। गांव में कैसे देखी जाती है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जब उन्हें खेती का सीजन आता है, मिट्टी में बीज बोने होते हैं, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर जिनके पास अपने खेत नहीं होते उन्हें एम्प्लॉय कर लेते हैं और खेतों में काम करवा लेते हैं, फिर बाद में टाटा बाय बाय बोल देते हैं। शहरों में कैसे देखी जाती है? अगेन जो दिवाली वाला मैंने एग्जांपल बताया। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जगह देखी जाती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया में देखी जाती है। आया समझ? अब ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने देखी या अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने देखी गांव में, चाहे वो डिस्गाइज हो या सीजनल हो, अब इससे हम छुटकारा कैसे पाए, कैसे हम इंश्योर करें कि हमारे देश की जो जनता प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है वो जीडीपी में शेयर भी दे। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चा। पहला तरीका है फॉर्मल सेक्टर को रूरल इंडिया में लेंडिंग इंक्रीज करनी होगी। हम मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे गांव में बैंक्स देते ही नहीं है लोन। क्यों? क्योंकि बैंक्स को लोन देने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अब गांव के लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं, उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति ही नहीं होती, तो बैंक्स उन्हें लोन नहीं देता। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बैंक्स को एनकरेज करके बोले कि यार बिना किसी चीज को गिरवी रखे, मॉर्गेज रखे या कोलेटरल के तुम लोन दे दो गाँव के लोगों को, तो गाँव के लोग लोन ले पाएंगे। लोन से उनके खेत का भी भला होगा, बच्चों की स्कूल की फीस भी जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और वही पढ़ेगा लिखेंगे तो बनेंगे महान। सेकंड पॉइंट, प्रमोटिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब गांव में क्या होती है कि फैक्ट्रीज होती ही नहीं है क्योंकि लोग खेती कर रहे होते हैं। अब गांव के लोगों के पास मतलब ना तो इतनी अवेयरनेस होती है, ना तो इतना टाइम होता है कि वो अपना खेती का सामान लेके जाए किसी दूर दराज फैक्ट्री में बेच के आए जहां उन्हें अच्छे दाम मिले, राइट। लेकिन
फैक्ट्रीज कोई गांव में ले आए, हर गांव में डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे किस चीज की खेती होती है, जैसे राजस्थान में बाजरे की खेती होती है ना, यूपी में चावल की खेती और गन्ने की खेती बहुत होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे किस तरीके की खेती होती है, वहां पे हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दें, जहां फार्मर्स अपना खेती का सामान सीधे फैक्ट्री ओनर्स को बेचे एज अ रॉ मटेरियल, तो उनका फायदा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, हनी कलेक्शन सेंटर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ही नहीं की गई हैं, जैसे हनी बनता है हमारे देशों में लेकिन ज्यादातर पहाड़ों पे बनता है, लेकिन अगर, और हनी कलेक्शन में बहुत पैसा है, आपको पता है शहद कितना महंगा आता है, नेचुरल शहद तो बहुत महंगा आता है ना, बाकी जो कंपनीज बेच रही है उसमें तो चीनी है सिर्फ, लेकिन नेचुरल शहद बहुत महंगा आता है, तो शहद कलेक्शन जैसी और भी चीजें कर सकते हैं, जहां सिर्फ खेती, क्रॉप्स बेचो की तरह हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए बाकी अनकन्वेंशनल जॉब्स भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कोल्ड स्टोरेज। गांव में क्या होता है ना, यूजुअली बेचारे किसान जब तक अपनी खेती का सामान लेके शहर पहुंचते हैं तब तक उनका आधी से ज्यादा क्रॉप्स क्या हो गई होती है, सड़ चुकी होती है, लेकिन अगर गांव में ही कोल्ड स्टोरेज यूनिट होगा जहां पे वो अपने अनियंस, पटेटोज, चाहे मिल्क हो गया, कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रख पाएंगे, है ना, कोल्ड स्टोरेज यूनिट में सामान सड़ता नहीं है, जैसे फ्रिज में सामान सड़ता नहीं है, तो फिर उनका सामान सड़ेगा कम और उन्हें लॉस कम होगा, तो देश का ही तो पैसा बढ़ रहा है ना यार, देश का। वो जो अनाज खराब हो गया वो तो फेंकोगे आप, लेकिन अगर अनाज खराब नहीं हुआ और बिका तो देश का ही तो जीडीपी बढ़ेगा, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। देन प्रमोटिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, ये तो पॉइंट रिपीट हो रहा है। हाँ, सबसे अच्छा पॉइंट है कि भैया एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म में हर गांव, हर मोहल्ले में जब तक एक स्कूल नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर घर की हालत सेम हो, वो अपने बच्चों को 5 किलोमीटर स्कूल दूर है तो 5 किलोमीटर दूर बच्चों को स्कूल भेजें, नहीं, सबकी हालात अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते बच्चा, तो स्कूलों को बच्चों के पास आना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो हमें अगर अपने देश को महान बनना देखना चाहते हैं तो एजुकेशन में और टूरिज्म में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारा देश इतना खूबसूरत है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पोरबंदर से लेके सिलचर तक, पूरा देश इतना खूबसूरत है, तो इस खूबसूरत देश का फायदा उठाना चाहिए ना, हर जगह के लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बॉम्बे, ये कुछ शहर है जो बहुत फेमस हो जाते हैं पूरी दुनिया में, टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पे, बनारस चलो, मनाली चलो, है ना, या ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन अगर हम सारी जगह के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो सारी जगह का फायदा होगा। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, और इतना मुश्किल नहीं है। जो हमारा नीति आयोग है, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, अब बोला जाता है नीति आयोग। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं ये भी दे रही हूँ बच्चा, मेरे को जरा कमेंट्स में बताना नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, बड़ी क्यूट सी है, नीति आयोग की फुल फॉर्म बताना, बट उससे पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे। तो नीति आयोग का कहना है कि 20 लाख जॉब्स तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट हो सकती हैं अगर हम अपने पे आ जाए। सोचो, सिर्फ एक सेक्टर हमें इतनी जॉब्स दे सकता है, तो पूरे देश में कितनी सारी जॉब्स का स्कोप है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। बस हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो एक्चुअल में काम करना चाहती है, राइट। एक बार हमने ऐसा कुछ बहुत बढ़िया सा किया था बच्चा, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको बोला जाता है नरेगा। नरेगा बोलो, मनरेगा बोलो, एक ही बात है। नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या मतलब है? नेशनल, एम से बोलोगे तो, मनरेगा बोलोगे तो महात्मा गांधी, नरेगा भी बोलते हैं, मनरेगा भी बोलते हैं। नेशनल, नेशनल कहां लिखूं, यहां लिख दूं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट हमने 2005 में बनाया था बच्चा, राइट टू वर्क के लिए, कि हमने ये सोचा कि भैया देश में हर किसी का ये हक होना चाहिए कि अगर देश में पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडियन सिटीजन है, तो हमें काम का हक है। हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे तो कब तक रहेंगे ना कि भैया कोई रिलायंस, कोई टाटा हमारे लिए जॉब्स बनाएगी जिसमें हम जॉब्स करेंगे, नहीं। हमारे देश की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि राइट टू वर्क होना चाहिए, क्योंकि जब तक राइट टू वर्क नहीं होगा, जब तक लोगों को जॉब्स ही नहीं मिलेगी, तब तक गरीबी नहीं हटेगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई भी हंगर की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी, राइट। तो राइट टू वर्क की तरह को ध्यान में रखते हुए हमने नरेगा का ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम सारे लोगों को गारंटीड काम देंगे। तो इस वेलफेयर स्कीम बोलते हैं इसे, इस वेलफेयर स्कीम में हम इंडिया के 625 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स, गांव नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स में हमने लोगों को 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। मैम 365 डेज का क्यों नहीं प्रोवाइड किया? बच्चा जितना हम कर पाए हमने किया। 100 डेज में जो पैसे कमाए उससे लोग गरीबी से बाहर आ गए, क्योंकि ओवरऑल तो लोग 30 दिन भी काम नहीं कर पा रहे थे पूरे साल में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था। तो नरेगा में हमने 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। और आइडिया यही था कि लोग अगर 100 दिन काम कर लेंगे और मिनिमम वेजेस उन्हें मिल जाएंगी
तो फिर उनके बाकी दिन गरीबी में नहीं कटेंगे। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाई उन्हें 100 दिन का जो वेज बनता था, 100 दिन का जो उनका मेहनताना बनता था, वो उन्हें अलाउंस की तरह उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। तो नरेगा पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चा। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म पे, किस साल बना था इस पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्या था उस पे क्वेश्चन आता है, नरेगा में काम क्या हुआ उस पे क्वेश्चन आता है। तो इस स्लाइड पे लिखा लिखा एक एक शब्द आपके लिए बिल्कुल अमृत का काम करेगा। इसको तो नरेगा का तो रट्टा मार लेना। चलो अब आगे चलते हैं। यार नंबरिंग गलत हो जाती है यार, गूगल स्लाइड पे स्लाइड्स बनाओ फिर उसे पीपीटी में डाउनलोड करो, नंबरिंग गलत हो जाती है। अब चलते हैं, अभी तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेचर ऑफ वर्क पे डिवाइड किया था। नेचर ऑफ वर्क पे उन्हें हमने प्राइमरी बोल दिया, सेकेंडरी बोल दिया, टर्शरी बोल दिया। लेकिन अगर मैं देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिपेंडिंग अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशन पे कर दूं डिवाइड, तो फिर हमें मिलती है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर की वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये मत सोचना मैम ऑर्गेनाइज में प्राइमरी सेक्टर आता है कि सेकेंडरी सेक्टर आता है कि नहीं, हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों को मैथ्स पसंद है कि नहीं, उसके बेसिस पे डिवाइड कर दो तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। ड्राइंग पसंद है कि नहीं, उनको बेसिस पे डिवाइड कर दो तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। अब जरूरी तो नहीं ना जिस बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद उसे ड्राइंग पसंद हो। देयर कैन बी n नंबर ऑफ पैरामीटर्स हियर। तो डोंट थिंक कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटीज प्राइमरी में आती हैं या सेकेंडरी में आती हैं, ये अलग डिवीजन फैक्टर है, इसे अलग तरीके से देखो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है बच्चा जिसमें प्राइवेट जॉब्स भी आती है, पब्लिक जॉब्स भी आती है। पब्लिक जॉब्स तो हमेशा ऑर्गेनाइज होती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। अब सरकारी जॉब्स में ही सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे तो कहां होंगे, राइट। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉइज को एक प्रॉपर जॉब लेटर आता है, ईमेल पे या कहीं पे भी जॉब लेटर आता है कि हाँ भैया आपकी नौकरी लग गई है। अश्योरेंस होता है कि आपका काम आपको मिल गया है, नौकरी लग गई है। आपके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, अगर आपसे ज्यादा काम कराया जाता है तो आपको ओवर टाइम दिया जाता है। साल में कुछ हॉलीडेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हैं जो पेड हॉलीडेज होती हैं। नेशनल हॉलीडेज पे आपको छुट्टी मिलती है, दिवाली, दशहरा, गांधी जयंती सब पे छुट्टी वगैरह मिलती है, राइट। आपका एक प्रॉपर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपका और आपके पार्टनर का होता है, मतलब आपका और आपकी फैमिली का होता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब देती ही देती हैं। पेड लीव्स का होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये सब कुछ होता है। जॉब सिक्योरिटी होती है, चाहे वो पब्लिक जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अगर आपको जॉब से निकाला जाएगा तो पहले एक नोटिस दिया जाएगा, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, कि हाँ भैया आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है। अगर नोटिस नहीं दिया जाएगा, अगर मान लो आज मैं बोलूं कि 1 अगस्त से आपको जॉब पे नहीं आना, तो आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, उसे सेवरेंस बोलते हैं। तो वो सब क्या क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि सरकार के कुछ रूल्स है, जैसे इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है ना, उसके बाद लेबर लॉज है हमारे देश में। तो सरकार ने जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, लॉज बनाए हैं, वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज जो है फॉलो करती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो ना। ऑन द अदर हैंड बच्चा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या चीज कहां हो रही है सरकार को मालूम ही नहीं है। छोटे छोटे घरों में स्मॉल स्केल पे जो काम होता है वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। जैसे किसी का घर बन रहा होता है तो दिहाड़ी मजदूर लेके आते हैं। दिहाड़ी मजदूर क्या होते हैं, एक दिन को उनको कितनी दिहाड़ी मिलती है ना, एक दिन के 200 रुपए 150 रुपए उन्हें दिए जाते हैं दिहाड़ी मजदूर। अब उनको थोड़ी पता है कि कल उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परसों उन्हें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके पास कोई अश्योरेंस नहीं होता कि आपके पास काम रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे होने वाला काम होता है। सरकार को तो नहीं बन रहा ना, पता ना कि आपका घर बन रहा है। जस्ट गिविंग ए कैजुअल वर्कर का एग्जांपल, सरकार को नहीं पता आपका घर बन रहा है, आपकी बिल्डिंग बन रही है, उन्हें नहीं पता आपके घर के पास कौन ठेला लगा रहा है ना। तो ये सारा स्मॉल स्केल पे होने वाला काम अनऑर्गेनाइज तरीके से, जिसे सरकार के बारे में मालूम ही नहीं होता, सरकार को भी उस काम के बारे में मालूम नहीं होता, इस सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। इसमें जॉब का कोई एश्योरेंस नहीं होता है, इसमें कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। आप छोटे छोटे ढाबों पे बच्चों को काम करते हुए देखते हो, आपको क्या लगता है उनसे 8 घंटे ही काम कराया जाता है? नहीं, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे काम कराया जाता है। तो कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते, कोई ओवर टाइम नहीं होता है। मोस्टली उन्हें कोई भी पेड लीव्स नहीं मिलती हैं। नेशनल हॉलीडेज पे भी उनसे काम कराया जाता है। बेसिकली जो ओनर होता है उसके मन मुताबिक काम हो रहा होता है, राइट।
सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चा, जो गवर्नमेंट की जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते, कभी भी आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को बोल के रखा जाता है कि यार तुझे 10,000 रुपए देंगे, लोग अपने घर पे ड्राइवर रखते हैं या मेड रखते हैं, लोग बोलते हैं कि यार तुझे 3,000 रुपए देंगे, 4,000 रुपए देंगे, महीने के एंड पे काम पसंद नहीं आया तो उसमें से भी पैसे काट लेते हैं। तो इस तरीके की जो हरकतें होती हैं, जो बहुत ही मीन भी हैं, अगर आप मोरालिटी के बेसिस पे देखोगे, इलीगल भी हैं। इलीगल भी क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इलीगल लीगल का आता है मामला, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, तो फिर इलीगैलिटी भी नहीं आती है। बट दीज आर वेरी बैड थिंग्स। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग जो बार्गेनिंग करते हैं वो सब्जी वालों से कर रहे होते हैं, जो बाहर ठेले लगा के बैठे होते हैं। कोई जाके कभी रिलायंस फ्रेश में जाओ, कभी किसी किसी बड़े सुपरमार्केट पे जाओ, ऑर्गेनिक वर्ल्ड, ये जो फैंसी फैंसी सुपरमार्केट्स हैं, वहां जाके कभी देखा है आप बार्गेनिंग कर रहे हो कि यार ये आम थोड़ा सस्ता कर दो, ये धनिया थोड़ा सस्ता कर दो? नहीं। जो सबसे गरीब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा बार्गेनिंग की जाती है। तो ये विडंबना है, ये आयरनी है हमारी। हम जिसको दबा सकते हैं उसी को दबाते हैं, जिसको दबा नहीं सकते उससे हम नखरे नहीं करते। So, but unorganized sector से this is my plea, if you go and if you feel that जो प्राइस आपको बोला जा रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कम ही बार्गेनिंग किया करो, अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग सा ही प्राइस वो मांग रहे हैं और आपको पता है कि वो आपसे थोड़ा चालूपंती कर रहे हैं। ठीक है, वो भी मैंने बहुत देखा है भैया। मैंने एक बार मैं खान मार्केट गई थी दिल्ली में, और मैं पहली बार खान मार्केट गई थी। मैं मेट्रो स्टेशन से निकली, मुझे नहीं पता था खान मार्केट मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात बता रही हूँ। एक ऑटो वाले भैया आए, मैंने उनसे पूछा भैया खान मार्केट छोड़ दोगे? बोलते हाँ। मैंने बोला कितना लोगे? उन्होंने बोला 150 रुपए। अब 150 रुपए थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इतनी धूप हो रही थी, इतनी धूप हो रही थी, और मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उबर ओला छोड़ो, अभी अभी चल लेते, भैया छोड़ देंगे। उन्होंने घूम घुमा के 1 मिनट 2 मिनट ऑटो इधर उधर घुमाया और उन्होंने लाके छोड़ दिया। एक्चुअली में मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे खान मार्केट था, मतलब 100 मीटर्स भी नहीं, 50 मीटर्स पे खान मार्केट था, और उन्होंने मुझे 1-2 गली इधर से घुमा के और फिर 150 रुपए मांगना शुरू हो गए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये भी बहुत होता है, बट यू गेट माई पॉइंट। चलो, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और भी बहुत प्रॉब्लम्स है बच्चा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा देखा गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स में जो औरतें होती हैं उन्हें सेम काम के कम पैसे मिलते हैं, आदमियों को ज्यादा मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को हायर करने से लोग कतराते हैं, कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को जबरदस्ती कम पैसे दिए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर कास्ट को ही दिया जाता है और किसी कास्ट को दिया नहीं जाता है। तो इस टाइप की घपलागिरी वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ बहुत होती है। देन कुछ, अब भैया आप देखते हो आए दिन, आप लिंक्डइन वगैरह खोलो या न्यूज़पेपर खोलो, उसमें आएगा फलाना कंपनी ने 200 लोग फायर कर दिए, फलाना कंपनी ने 400 लोग फायर कर दिए। आजकल ये स्टार्टअप कल्चर में क्या हो रहा है कि जल्दी ग्रोथ के नाम पे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जब वो गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसे करेक्ट करने के लिए वो लोगों को निकाल देते हैं। तो आजकल जो हमारा सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करने लग गया है। तो इसीलिए हमारी सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा डांट डपट लगाई जाए इन लोगों को, और जो लोग ऑर्गेनाइज होते हुए भी अनऑर्गेनाइज बना रहे हैं काम को, उनको थोड़ा सही राह पे लाया जाए। देन रूरल इंडिया में हम देखते हैं कि मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं, अमीर फार्मर्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो गरीब फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, या फिर मीडियम फार्मर्स होते हैं। उनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं। तो अगर हम उन्हें बीज पे, मशीनों पे, पानी पे, इरिगेशन पे, स्टोरेज फैसिलिटीज पे, लोन पे, अगर हम थोड़ा सा उन्हें डिस्काउंट दे पाए, उन्हें एक्स्ट्रा पुश दे पाए, तो फिर उनकी खेती में उन्हें बहुत ही ज्यादा राहत हो जाएगी और वो अपनी खेती से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाएंगे। अब शहरों की बात करें तो शहरों में हमें चाहिए कि अर्बन एरियाज में हम रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके, मार्केटिंग करके, फैक्ट्रीज को जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और उतना ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और हंगर और पॉवर्टी इंडिया में एग्जिस्ट करनी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया अर्बन एरियाज का। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग इन, एक और बता देती हूँ, बाई चांस ये 5 नंबर में आ गया, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, अवेयरनेस में इन्वेस्ट करो, ताकि जात पात का भेदभाव थोड़ा कम हो। एजुकेशन, अवेयरनेस एंड स्किल बिल्डिंग, लोगों को स्किल सिखाओ, ना कि रट्टू तोता बनाओ, क्योंकि स्किल से जॉब मिलती है, रट्टू तोता की कोई जॉब नहीं है आजकल मार्केट में। ठीक है जी, तो ये हो गया पॉइंट। चलिए आगे जाने से पहले एक और होमवर्क क्वेश्चन, इसके बाद हम जाएंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पे।
नरेगा कौन से साल में लॉन्च हुआ था? प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। वेरी नाइस, कॉमेंट्स में आंसर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। अब डिपेंडिंग अपॉन द ओनरशिप, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वन इज प्राइवेट, वन इज पब्लिक। ओनरशिप का मतलब होता है बच्चा पैसे किसके लगे हैं, फायदा होगा तो किसका होगा, लॉस होगा तो किसका होगा। तो पब्लिक सेक्टर में वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिसमें फायदा और नुकसान दोनों किसका होता है, सरकार का होता है। तो इसमें पूरी पूरी ओनरशिप किसकी होती है, सरकार की होती है। प्राइवेट सेक्टर में वो वाली जॉब्स आती हैं, जॉब्स नहीं, वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिसमें फायदा और नुकसान दोनों ही किसका होता है, ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट, या तो किसी एक इंसान की होगी या फिर ग्रुप ऑफ इंसान की होगी। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अंबानी से बोल दिया मैंने, और बजाज हो गया। आप जो भी कंपनीज देखते हो, कोलगेट से लेके नेस्ले से लेके, ये सारी कंपनीज जो आप आसपास देखते हो ना, सारी प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। पब्लिक सेक्टर में आता है, जैसे हमारे यहाँ का रेलवे पहले कंप्लीटली पब्लिक में आता था, हमारा जो एयर इंडिया थी पहले वो कंप्लीटली पब्लिक में आती थी, अब तो सब प्राइवेट हो गया, वो भी सरकार ने सब प्राइवेट कर दिया है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में अभी भी जॉब्स आती हैं, जैसे सरकार की जो इंश्योरेंस होता है, सरकारी वेलफेयर स्कीम, सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका मोटिव होता है, सरकार का मोटिव इन थ्योरी, प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही है, इन थ्योरी सरकार का मोटिव कभी भी फायदा कमाना नहीं होता है। उनका मोटिव होता है कि लोगों को जॉब्स मिल जाए, लोगों का वेलफेयर हो जाए। प्राइवेट सेक्टर, नो मैटर वो कैसा एडवर्टीजमेंट करके, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, और ऐसा गोरा हो जाओ, काला हो जाओ, कुछ भी आपको बेचे, उनका मेन मोटिव होता है फायदा कमाना, वेलफेयर कमाना, प्रॉफिट कमाना, वेलफेयर नहीं, प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि द वे ऑफ मेकिंग रेवेन्यू इज थ्रू पब्लिक। सरकार के और तरीके होते हैं अपना पैसा बनाने के, ताकि उनकी सरकार के पास टैक्सेस होते हैं ना, सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है, कस्टम टैक्स होता है, फलाना टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, वेल टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जिससे सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। तो पब्लिक सेक्टर से उसका मेन मोटा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि कैसे पैसा बनाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में उनका मेन मोटिव होता है जितना ज्यादा सामान बिकेगा उतना ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट आएगा। पब्लिक सेक्टर में लोगों को जॉब सिक्योरिटी होती है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अब कई कंपनीज हैं टाटा जैसी, वो बहुत अच्छा काम करती हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। कई स्टार्टअप्स हैं जो होते हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन वो हरकतें उनकी अनऑर्गेनाइज जैसी आती हैं। तो इस टाइप का आपके पास है मामला। अब एक और सेक्टर होता है जॉइंट सेक्टर, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इंडिया में, ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंट सेक्टर में। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, कुछ ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, कुछ ओनरशिप प्राइवेट की होती है। तो उसमें मालिकाना हक दोनों का होता है, गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, याद कर लेना उसे ना। अब ये बात आती है कि मॉडर्न डे की जो सरकार होती है बच्चा, मॉडर्न डे की जो इंडियन डेमोक्रेसी हो गई या बाकी कोई भी डेमोक्रेसी हो गई, इसमें पब्लिक सेक्टर का काम ही क्या है? हम लोग सब कुछ प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते? सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो ना, लोगों को इक्वालिटी दो बेसिकली। अब गरीब अमीर देख ले अपना अपना, हम क्यों कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट? लोगों को करने दो खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे? और मेहनत करके पैसे नहीं कमा पा रहे तो हम क्यों उनके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो पता नहीं प्राइवेट सेक्टर काम करेगा कि नहीं करेगा। एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ चाहिए होता है। प्राइवेट सेक्टर तो चूज कर लेगा, भैया मुझे इसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है ग्लोबल लेवल पे, एक काम करता हूँ आईटी में ही ज्यादा काम कर लेता हूँ, एआई में ही ज्यादा काम कर लेता हूँ, एजुकेशन क्या भाड़ में, कर सकता है ना प्राइवेट सेक्टर। सो वी डोंट वांट दैट। दूसरा पॉइंट, अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो सामान के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना, सामान के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप देखो आज भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थोड़े कम पैसे मांगते हैं, आज भी प्राइवेट कॉलेजेस ना लाखों में पैसे मांगते हैं, लेकिन लाखों में ही मांग रहे हैं, कम से कम करोड़ों में नहीं मांग रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में सरकारी कॉलेजेस जो हैं बहुत अच्छे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, फिर और सरकारी क्या है,
मुझे नॉर्थ इंडिया के ही पते हैं क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, बट बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा अच्छे, मोस्टली सरकारी कॉलेजेस बहुत ज्यादा अच्छे, तो उन्हें सरकारी कॉलेजेस से कम्पीट करना पड़ता है, तो वो बेचारे अपने पैसे फिर भी थोड़े कम रखते हैं, वरना करोड़ों में पैसे मांगते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथ में हमने सब कुछ डाल दिया ना, तो चीजों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, अमीरों को भी चाहिए, गरीबों को भी चाहिए। अमीर लोग फिर भी शायद 200 रुपए की भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना 1 यूनिट, तो दे देंगे पैसे, लेकिन गरीब लोग तो नहीं दे सकते ना। सो देयर आर सम थिंग्स दैट आवर गवर्नमेंट हैज टू कंट्रोल। देन चौथा पॉइंट होता है बच्चा कि गवर्नमेंट को कुछ चीज, गवर्नमेंट है किस लिए, वाई इज देयर अ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वेलफेयर हो, है ना, गरीबों और अमीरों के बीच में कोई भेदभाव ना हो। तो जैसे कोरोना आया था, कोरोना के लिए वैक्सीन चाहिए थी, क्या अमीरों ने अपनी वैक्सीन बनवा ली थी क्या? उनके पास तो भर भर के पैसा है। अंबानी और टाटास को भी वही वैक्सीन लगी ना जो बाकी लोगों को लगी। जब सरकार ने वैक्सीन बनवा के दी तभी तो हमें वैक्सीन लगी। तो देयर आर सम थिंग्स, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गई यानी कि पुलिस और आर्मी हो गई, या फिर हमारा एजुकेशन हो गया, ये चीजें सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि नो मैटर लोगों के पास कितना पैसा हो, कुछ चीजें आप पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं, दिस इज व्हाई वी स्टिल हैव पब्लिक सेक्टर इन इंडिया एंड अदर नेशंस, बिकॉज वी वांट पॉलिटिकल इक्वालिटी। हम अमीरों और गरीबों के भेदभाव को तो कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तब तक, जब तक वो भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है, तब तक हम गरीबों से बेसिक नेसेसिटीज नहीं छीन सकते हैं। सो आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि ताजी ताजी वीडियो आपको देखने को मिले और मुझे आपसे बात करने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर। बाय बाय एंड टेक केयर।